अंतर्गत हम पढ़ेंगे घटक है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत जो उप घटक है हमारा यह है जल संरचना ब्राजील एवं भारत। यानी जल संरचना यानी पानी, जो वर्षा का पानी है और अन्य पानी है, वह ब्राजील एवं भारत में किस तरह कहां से जाता है और उसके कारण किस तरह नदियां बनती हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो हम देखेंगे नदी। नदी जो है किसे कहते हैं? तो वर्षा का पानी एवं अन्य पानी जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है वह नीचे की ढलान की तरफ ही सदैव पानी आता है, अन्य चीजें भी आती हैं। तो जो पानी है कई जगह से नीचे की तरफ जब आता है और पहाड़ों पर जो पानी रहता है वह काफी अधिक मात्रा में जमीन पर गिरता है और यह पानी कई जगह से जब इकट्ठा होकर आता है और जब कई जगह पर जाते जाते आता है तो उसे जल प्रवाह कहते हैं। और यही जल प्रवाह नदी का बाद में रूप धारण कर लेता है। इसके बाद हम देखेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी एक तरह की जल प्रणाली। जल प्रणाली मतलब पानी वह कहाँ से जाता है, किस तरह जाता है, कौन सी दिशा की ओर जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे ब्राजील की जो है प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ भारत के बारे में भी जानकारी लेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ब्राजील की नदियां जो है वह कितना पानी ग्रहण करती हैं और कहां से ग्रहण करती हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कई बच्चों के मन में विचार आता होगा कि ब्राजील की जो नदी है अमेजन नदी, यह विश्व की संसार की सबसे बड़ी नदी है। वैसे देखा जाए तो नील नदी है, परंतु बरसात के मौसम में यह नदी अति उग्र रूप धारण करके और अधिक लंबी हो जाती है। इस तरह ये अमेजन नदी है। कई बच्चे सोचते होंगे अमेजन यानी कुछ बाजार खरीदने वाला सामान तो नहीं मैडम बता रही हैं, पर यह बाजार का सामान नहीं है, यह ब्राजील की एक प्रमुख नदी है। इसलिए मैंने यहाँ पर नदी नहीं लिखा है, यह नदी है। तो इस नदी के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद ब्राजील के अंतर्गत ही दक्षिण पश्चिम भाग में पराग्वे और पराना ये नदियां जाती हैं। मुख्य रूप से ब्राजील की 3 नदियां हैं और तीसरी नदी जो है उच्च भूमि के पूर्व की ओर, उसका नाम है साओ फ्रांसिस्को, यह नदी जाती है। अभी पहले मैं आप लोगों को एक चित्र बताती हूँ, ब्राजील की नदियां कहाँ कहाँ से आती हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से ब्राजील के जो देश आते हैं वह कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, बता रही हूँ मैं। ब्राजील की ये नदियां जो हैं, यह नदी देखिए बहते हुए ब्राजील से आती है और एक देश है पेरू, उसी के बगल में है, कोलंबिया है, बोलिविया है, सुरिनामा है, इक्वाडोर, गुयाना और फ्रेंच गुयाना। ये सारी नदियां जो है अमेरिका की तरफ से कुछ नदियां आती हैं और बाकी नदियां भी ब्राजील के पास ही हैं। तो ये देश जो है अमेजन नदी के पास से यह देश गुजरते हैं, या नदी है अमेजन के पास से गुजरती है। दूसरा जो है पेराग्वे नदी, उसका चित्र बता रही हूँ मैं आप लोगों को। पेराग्वे
और पराना, इसका अपवाह तंत्र जो है यह दक्षिण अमेरिका भाग से बहती हुई यह निकलती है। और पराना का अर्थ है समुद्र जैसा। पराना का अर्थ है कि समुद्र जैसा विशाल, यानी कि जैसे ये अमेजन नदी है उसी तरह यह पराना नदी भी काफी विशाल है और यह उग्र रूप से निकलती हुई आगे की तरफ बहती है। तो ये पराना नदी और अमेजन नदी के बारे में हमने देखा। अभी जो हम देखेंगे अमेजन नदी, इसको जो है इसके आसपास जो है बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं। यह क्यों है? क्योंकि यह जो है अमेजन नदी जो है यह जैसे कि पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा जाती है और सूर्य की तरफ का भाग है, यह 23.5 अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अक्षांश मकर रेखा। इसके यहाँ पर जो है वह ब्राजील देश है और इस तरफ हमारा भारत देश है। अब यहाँ पर जो है सूर्य की प्रकाश जो है वह सीधे आता है एकदम। इसके कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है तथा अमेजन नदी भी है, जिसके कारण वृक्ष काफी अधिक मात्रा में और ऊंचे ऊंचे रहते हैं। काफी ऊंचे रहने के कारण जमीन को जो है वह सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि लंबे चले जाते हैं जमीन से और इसके कारण जमीन को सूर्य प्रकाश कम मिलने के कारण यहाँ की कुछ जमीन जो है वह दलदली भी हो जाती है। अब पेड़ अधिक होने के कारण, सूर्य प्रकाश अधिक मिलने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन काफी अधिक मात्रा में मिलती है। विश्व की 20% ऑक्सीजन जो है वह ब्राजील से, ब्राजील के अमेजन नदी से यह ऑक्सीजन मिलती है। इतनी अधिक ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए इसको ब्राजील का या अमेजन नदी के कारण ब्राजील को फेफड़े भी कहा जाता है, काफी अधिक मात्रा में मिलने के कारण। पराग्वे का हमने देखा दक्षिण पश्चिम की ओर से निकलती है और अमेजन नदी और पराग्वे नदी यह अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है, यानी उसका मुहाना जो है वह अटलांटिक महासागर में है। तो जब शुरू होती है यह नदी तो काफी अधिक मात्रा में यह चौड़ी होती है। अमेजन नदी जो है काफी अधिक मात्रा में, जैसे शुरू हुई यहाँ से शुरू हुई और काफी अधिक मात्रा में यह चौड़ी, यहाँ का भाग चौड़ा है। इसलिए यहाँ की जो अपवाद है, यानी इसके अंदर की जो जमीन की भाग है, जो भी चीजें हैं वह काफी अधिक मात्रा में तेजी से नीचे की ओर गिरती है और यह भाग चौड़ा होने के कारण यहाँ पर से वह तेजी से बहती हुई, क्योंकि उसे ढलान बड़ी तेज मिलती है, इसके कारण तेजी से बहती हुई वह नदी आगे की ओर बहती चली जाती है और इस तरह जाकर जब अटलांटिक महासागर में वह गिरती है, यानी उसका जो समापन होता है अमेजन नदी का, जब वहां जाकर गिरती है वह या सागर में मिलती है, तो वहां पर भी यह काफी अधिक मात्रा में चौड़ी रहती है, जिसके कारण वहां पर जो है उपजाऊ मैदान, इस तरह के मैदान जैसे हमारे भारत में त्रिभुजाकार मैदान तैयार होते हैं, वह अमेजन नदी में तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि तुरंत पानी बहते हुए सागर में मिल जाता है। उसी तरह ये पराग्वे और पराना का भी है। अभी हम चलते हैं उच्च भूमि के पूर्व की ओर, साओ पाउलो फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी जो है यह भी
ब्राजील की ही बड़ी नदी है, नामी जानी वाली नदी है। इसका भी चित्र हम देखते हैं अभी थोड़ी सी मात्रा में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह जो है ब्राजील की जल ग्रहण करने की सीमा इसके अंतर्गत अत्यधिक है और यह मुहाने के पास 250 किलोमीटर इसका लंबा हिस्सा है। मुहाने के पास इसका हिस्सा जो है वह 250 किलोमीटर तक जाता है। इसके बाद हम चलेंगे भारत की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की नदियां, भारत की नदियां कुछ नदियां जो लंबी नदियां हैं वह हिमालय से निकलती हैं और कुछ नदियां जो है वह प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इस तरह भारत की दो प्रकार की नदियां हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी देखा जाए तो हम कहते हैं कि गंगा नदी है। यह गंगा नदी जो है भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पहले जो है सिंधु नदी सबसे बड़ी मानी जाती थी। सिंधु नदी जो है यह 3 शहरों से गुजरती है। अब भारत के नक्शे में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वह, यहाँ पर चीन है और भारत है और इस तरह यह नदी आते आते कश्मीर से आते आते यहाँ पर चली जाती है, यह पाकिस्तान में। सिंधु नदी तो इस तरह यह चीन के तिब्बत से निकलती है और यहाँ से होते हुए वह भारत में भी काफी अधिक जगह पर यह जाती है। मेन रूप से वह कश्मीर में जाती है और वहां से होते हुए वह पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान से फिर वह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में जाकर उसका निक्षेपण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां उसकी सहायक नदियां हैं और उसके अलावा और भी कई नदियां हैं। सहायक, गंगा की सहायक नदियां मुख्य रूप से यमुना है। गंगा है उसकी सहायक नदी यमुना। गंगा नदी जो निकलती है यह हिमालय में, यहाँ पर जो है हिमालय की 3 ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं। पहली पर्वत श्रेणियां ऊंची है, उसके बाद कम ऊंची है, उसके बाद कम ऊंची है। तो यहाँ पर से वह निकलते हुए आती है गंगा नदी और ये जो पर्वत श्रेणियां हैं यह बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। गर्मी के दिनों में अधिक पानी गंगा जल में रहता है। वैसे यह गंगा नदी जो है यह 12मासी नदी है। बारहमासी नदी यानी 12 महीना बहने वाली नदी है।
अब 12 महीना बहती है क्योंकि इसके अंतर्गत हिमालय के बर्फ का पिघलता हुआ पानी आता है और फिर वह जाकर यह नदी जाते हुए फिर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर जो है यह त्रिभुजाकार डेल्टाई प्रदेश बनता है। बंगाल की खाड़ी के पौधे कई छोटी छोटी नदियां भी आकर इसके अंतर्गत मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी का निक्षेपण हो जाता है, यानी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अलावा और हम कई नदियों के बारे में जानकारी देखेंगे। वैसे भारत में 35 नदियां हैं, 35 कुल नदियां हैं। उसमें से मुख्य रूप से जो नदी है वह मैं आप लोगों को बताती हूँ और 35 नदियों के नाम भी पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ। यह जो है गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है इसका उद्गम जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम होता है या समापन होता है। भारत में गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इतनी लंबी यह गंगा नदी है। इसके बाद दूसरी नदी है सतलज नदी। यह सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित करास ताल से उत्पन्न होती है और यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 4555 मीटर ऊंचाई पर यह सतलज नदी है और यह चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। वहां से इसकी चेनाब नदी शुरू होती है। कुल 1500 किलोमीटर, भारत में 1500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई चलती है, लंबाई और चौड़ाई। अगला है सिंधु, हमने देखा ही है, अरब सागर में जाकर यह मिलती है। और इसके बाद जो है वह कागड़ा नदी है। यह कागड़ा जिले के दर्रे से होकर निकलती है और इसकी लंबाई है, इस तरह हम देखते हैं कि अभी मैं बाकी नदियों को भी ऐसे ही थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ देती हूँ। जैसे चौथा है रावी नदी। यह कागड़ा जिले के रोहतास दर्रे से निकलती है और चेनाब में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। पांचवा जो है व्यास नदी है। यह रोहतास दर्रे के पास से स्थित व्यास कुंड में उत्पन्न होती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4330 है। सतलज नदी में जाकर यह मिलती है। इस तरह अगली नदी है झेलम। यह कश्मीर के बोरी नाग के पास से निकलती है। और यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है, यह यमुना नदी जो मैंने बताया कि गंगा की सहायक नदी है और यह बंदर पुच्छ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है और यह भी हिमानी के द्वारा यह नदी बनती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है। प्रयाग इलाहाबाद में गंगा के साथ इसका संगम होता है और इस संगम का मैं चित्र आप लोगों को बताती हूँ। गंगा और यमुना का संगम। यहाँ पर देखिए एक तरफ से गंगा आती है इसमें
और एक तरफ से यमुना आती है, और ये प्रयाग के पास इलाहाबाद है, वहां पर ये नदी दोनों आकर मिलती है और यह पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर आकर नदी में स्नान वगैरह करते हैं, और कई लोग तो नदियों में मृतदेह भी यहाँ पर जाकर बहाते हैं, और कई बार उनकी हड्डियां राख जो है वो जाके मिलाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यमुना और गंगा नदी के संगम के पास कितनी अधिक बस्तियां बसी हुई हैं। अभी यहाँ पर लोग इसीलिए रहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों नदियों का पानी उनको आसानी से मिलता है, और पानी ही जीवन है। इसीलिए यहाँ पर लोगों का रहना अनिवार्य हो जाता है, और पानी के कारण खेती तथा अन्य चीज भी करते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद यहाँ भी देखिए गंगा और यमुना का संगम, किस तरह अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के पानी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ का थोड़ा सा रंग अलग अलग है। यहाँ पर दोनों नदियां मिलती हैं आकर। आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। रुक रुक चालू है। यमुना के बाद हमने देखा कि चंबल की नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। अब ये जो नदी है चंबल, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। यह हिमालय की नदी नहीं है, यह पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर कुछ, उसके द्वारा यह निकलती है और मध्य प्रदेश के मऊ के पास स्थित जाना के पास पहाड़ी से उत्पन्न होती है। और पहाड़ियों के द्वारा जो पानी रिसता है काफी अधिक मात्रा में, उससे यह चंबल नदी बनती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 616 मीटर है। उत्तर प्रदेश के इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी है इसके पास से। और इसके अलावा जो है वह हम देखते हैं रामगंगा। यह रामगंगा भी क्या है, एक तरह सहायक नदी है। नैनीताल के पास हिमालय की श्रेणी जो है दक्षिण में, वहां से यह निकलती है और कनौज के पास गंगा नदी में यह मिल जाती है। और इसकी लंबाई है 696 किलोमीटर। अगली नदी है शारदा या काली नदी, इसको कहते हैं शारदा नदी या काली नदी। कमाऊ हिमालय का मिलन हिम नदी के पास है, वहां से यह निकलती है। बहराम घाट के पास घाघरा नदी में यह मिलती है। इसकी ऊंचाई जो है वह ऊंचाई यानी समुद्र तल से ऊंचाई जो है यह 602 किलोमीटर है। अगली नदी जो है शारदा नदी, घाघरा नदी, नेपाल के कलावकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में निकलती है। और इस तरह मुझे ये बताना है कि देखिए हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं, और इनका कुछ नदियों का संगम जो है वह बंगाल की खाड़ी में होता है, और कुछ नदियों का संगम जो है वह अरब सागर में होता है। कुछ नदियों का संगम जो है वह खंबात की खाड़ी में होता है। अब कौन कौन सी नदियों का संगम कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हिमालय नदी जो है वह गंगोत्री से निकलती है, और यह नदी जो है वह
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी सहायक नदी जो है वह मुख्य रूप से यमुना है, और इसके साथ साथ जो अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है और तापी नदी है। मुख्य रूप से ये 3 नदियां जो है यह अरब सागर में मिलती है, और ये तीनों नदियां हैं जो डेल्टा नहीं तैयार करती हैं, 3 नदियां। इसके साथ साथ खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदियां, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से 4 हैं। अब ये खंबात की खाड़ी यानी क्या, तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ। खंबात की खाड़ी, कई बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि खंबात की खाड़ी क्या है। तो खंबात की खाड़ी जो है यह, यहाँ पर जो है यह भाग जो ऐसे आता है, और यह भाग जो इसके बाद जो यहाँ का जो भाग है गुजरात के, यहाँ से यह भाग इस तरह भारत देश के नक्शे में हम देखते हैं, यहाँ का ये भाग जो है यह भाग थोड़ा सा अंदर की तरफ गहरा है, गुजरात के पास यह रहता है, इसको कहते हैं खंबात, खंबात की खाड़ी। ये नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह याद करना है खंबात की खाड़ी की नदियों के बारे में। तो खंबात की खाड़ी की नदियों के बारे में एक शब्द है समानता। जो आप लोगों को इन नदियों के बारे में याद करना आसान हो जाएगा। यानी नंबर 1 साबरमती, नंबर 2 अभी माँ है। समानता याद रखेंगे तो ये चारों नदियों के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। माँ है यानी माही नदी। तीसरा जो है र, नहीं साब, म यहाँ आया। दूसरे नंबर पे ब जो है वह समानता, हाँ बराबर था, माही नदी। और साबरमती, माही, इसके बाद 9 से नर्मदा, और तीसरे नंबर पर जो है यह तापी, चौथे नंबर पर ये जो है तापी नदी। इस तरह समानता, समानता शब्द याद रखेंगे तो ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पर जाकर ये नदियां गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। उसी तरह, एक मिनट है, उसी तरह बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों को याद करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ, उससे आसानी से याद हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से 5 नदियां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर जैसे मैंने ये समानता बताया,
उसी तरह एक वाक्य है, कावेरी की महागोद में। एक वाक्य है ये, कावेरी की महागोद में ब्रह्मा की गंगा। अब ये जो इसके अंतर्गत ये शब्द है, इसको हमें छोड़ देना है। इसके अलावा अपने आप जो बंगाल की खाड़ी में नदियां मिलती हैं वह हमको आसानी से मिल जाता है। पहला जो है वह कावेरी हमें अपने आप मिल गया। दूसरा जो है यह महागोद में यानी महानदी। तीसरा जो है गोदावरी। और चौथा जो है वह ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र। और पांचवा जो है वह गंगा नदी। ये परीक्षाओं में आप लोगों को आता है कि खंबात की खाड़ी की नदियों के नाम बनाओ। ये खंबात की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी। इसके बाद अरब सागर में मिलने वाली नदी। तो अरब सागर और खंबात ये एकदम पास पास में है। तो कुछ नदियों के बारे में हमें ऐसे लगता है कि शायद यह नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है या अरब सागर में मिलती है। तो उसी तरह ये अरब सागर में मिलने वाली नदियां जो है मुख्य रूप से 3 हैं। ये मुख्य रूप से हमको याद करना है, खंबात की खाड़ी का और बंगाल की खाड़ी का। तीसरा जो है वो अरब सागर में मिलने वाली नदियां। अरब सागर में मिलने वाली नदियां जो है मुख्य रूप से है वो सिंधु नदी है। पाकिस्तान से होते हुए यह अरब सागर में मिलती है। दूसरी नदी जो है नर्मदा नदी। तीसरी नदी जो है वह तापी नदी है। अभी तापी नदी हम बोलेंगे तो कहेंगे आप लोग की तापी नदी इसमें भी मिलती है, खंबात की खाड़ी में भी, और यहाँ पर भी तापी नदी आती है। आप लोगों के मन में विचार चलता होगा कि दोनों जगह पर ये नदियां कैसी हैं। तो यहाँ पर कुछ भाग में वह तापी नदी जो है वह खंबात की खाड़ी में जाती है और वहीं पर ही अरब सागर है तो कुछ उसका भाग अरब सागर में चला जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह अरब सागर की नदी है। तो इस तरह हम नदियों के बारे में देखें कि कितनी कितनी नदियां कहाँ कहाँ जाती हैं। इसके बाद हम और देखेंगे थोड़ा सा जानकारी नदियों के बारे में। भारत में वैसे बहुत सारी नदियां हैं। भारत में वैसे बहुत सारी नदियां हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें से कुछ नदी जो है वह भारत के नक्शे में भी हम देख सकते हैं आपकी किताब में, या फिर आप जब पढ़ेंगे किताबों में तो उस तरह भी आपको जानकारी होगी। अब गंगा नदी जो है वह काफी अधिक बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह गंगा नदी है। इसके बारे में काफी अधिक मात्रा में मैंने बताया। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं यानी हिमालय से जो नहीं बहती वो भी मैंने बताया। इसके बाद
कुछ नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां मिलती हैं वो हमने देखा, कृष्णा नदी जो है वह कृष्णा नदी का मैदानी भाग जो है गोदावरी की दक्षिण में है। इसके साथ साथ भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से बहती है और यह नदी बहुत पहले से सिंचाई के लिए उपयोग की जा रही है। इसके बारे में कई बार कुछ बातें भी हुई हैं कि किसका पानी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरह हमने बहुत सारी बातें देखी कि कहाँ पर कौन सी नदियों के बारे में क्या क्या चाहिए। थोड़ा सा और नदी दिखा देती हूँ, कौन सी नदी कहाँ पर जाती है, किस तरह मिलती है। यहाँ पर इस चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं, आप लोगों को चित्र दिखाया मैंने सिंधु नदी का तंत्र। कुछ नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं, वह हिमालय नदियां कहलाती हैं, और कुछ नदियां जो है वह अन्य जगहों से यानी प्रायद्वीप से निकलती हैं, यानी वहां पर छोटे छोटे पर्वत होते हैं उसके द्वारा वो नदियां निकलती हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने फिर से बताया, एक बार बता रहे हूँ, देखो तिब्बत चीन है और चीन से तिब्बत है, यहाँ से देखो सिंधु नदी जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय तंत्र, यहाँ की नदियां देखो, ये विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है और यह अरब सागर की तरफ जाती है। नर्मदा नदी जो है यह यहाँ से निकली हुई है और यह भी अरब सागर की तरफ जाती है। तापी नदी जो है यह सतपुड़ा पर्वत है वहां से निकलती है। इस तरह यह सब ध्यान में रखते हुए नदियों के बारे में, भारत की नदियां तो बहुत सारी हैं, उसी तरह अन्य नदियां भी बहुत सारी हैं, उसके बारे में भी हमने देखा। इसके बाद यह हमारा जो है यहाँ पर लेसन समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ परेशानी हो या कुछ चाहिए तो मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। हेलो सर जी, हेलो सर जी। हाँ मैडम, सुन रहा हूँ मैं, माइक बंद था मेरा। हाँ हाँ सभी बच्चों जिनको प्रश्न पूछना है हाथ उठाइए। सुनील पांडा 10th, पूछो बेटा। हेलो मैम। जोर से बोलो, जोर से। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये जो दक्षिण, ये जो पश्चिम के इधर से जो नदियां निकलती है वो डेल्टास क्या होता है? डेल्टा यानी कि वहां पर जो है जैसे नदी आती है, जैसे नदी आती है, एक मिनट में बता रही हूँ चित्र के द्वारा आपको डेल्टाई प्रदेश कैसे बनता है। जैसे नदी पहाड़ से, ये ऊंचे पर्वत है, यहाँ से पहाड़ से नदी, अनेक पर्वत रहते हैं, वहां से पानी बहते हुए नदी जब आती है तो समुद्र तल
यहाँ पर जो नदी निक्षेपित होती है, कई नदियां आती मिलती हैं, तो यहाँ पर वे नदियां अपने साथ लाई गई मिट्टी जो है वह मैदान में छोड़ देती हैं। और कई बार दूसरी जगह पर ये मैदान भी बनते हैं, कोई जरूरी नहीं कि समुद्र के किनारे ही बने। जहाँ पर मैदान का भाग, नदियों का बहाव कम होता है, वहां पर यह फैल जाती है नदियां, और अपने साथ लाए गए अपवाद या फिर उनके साथ जो लाई गई मिट्टी, बालू के कण सब लाकर यहाँ पर जो छोड़ते हैं, इसे कहते हैं डेल्टाई प्रदेश। यह डेल्टाई प्रदेश काफी उपजाऊ रहता है, यानी यहाँ पर जमीन पर सारी मिट्टी आकर जम जाती है, और जमने के कारण वह जो अपने साथ सारी चीजें लाती है, और जैसे बड़े बड़े पत्थर मान लो अपने साथ लाए, और धीरे धीरे वह क्या होते हैं, एक मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, तो वह मिट्टी जो है वह बन जाती है और जम जाती है, और वह प्रदेश डेल्टाई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। या त्रिभुजाकार प्रदेश भी इसे कहते हैं, जहाँ पर त्रिभुज के आकार का बनता है वो त्रिभुजाकार प्रदेश भी कहते हैं। यह डेल्टाई प्रदेश पंजाब में काफी अधिक मात्रा में है, क्योंकि नदियां सिंधु नदी और गंगा नदी जब बहकर आती है तो यहाँ पर पंजाब है, और यहाँ पर नदियों का बहुत सारी नदियां अपनी मिट्टी जो यहाँ पर लाकर छोड़ती हैं, तो पंजाब का मैदानी प्रदेश या डेल्टाई प्रदेश बन जाता है। और किसी को पूछना है? थैंक्स मैम। चलो यहाँ से सोनी पूछेगी। सोनी, हाँ बोलिए। सोनी माइक चालू करके पूछो। चलो आज जाहिद शेख। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग। टीचर पेराग्वे और पराना का थोड़ा सा बताइए ना। पराग्वे और पेराना जो है यह ब्राजील की ही नदियां हैं, लेकिन पेराग्वे और पेराना जो है दोनों अलग अलग नदी है। किताब में दोनों का नाम एक साथ दिया गया है, लेकिन ये ब्राजील की दोनों नदियां हैं। पेराग्वे और पेराना थोड़ा सा अलग है। इनमें क्या है, ये नदी जो है वह भी उसी के जैसे ही है। किसके जैसे? ब्राजील की जो नदी है उसके जैसे ही वह नदी है। और इसमें यह है कि पेराग्वे में क्या होता है कि यह अपवाह तंत्र जो आती है, यह अपवाह तंत्र काफी अधिक मात्रा में भरकर आता है। जो उसके साथ जो मिट्टी है ये सब है, यह अधिक मात्रा में आता है। और पेराना में भी उसी तरह होता है। यह दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है पेराग्वे। सर दक्षिण पश्चिम अमेरिका की पेराग्वे है। और यह ब्राजील में मतो ग्रासो से निकलकर अर्जेंटीना के उत्तर में पराना में सम्मिलित हो जाती है। पेराग्वे नदी जो है वह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है। ब्राजील के मातो ग्रासो से निकलकर अर्जेंटीना के उत्तर में पराना में यह सम्मिलित हो जाती है। तो इस तरह ये दोनों नदियां जो हैं एक में मिल जाती हैं, इसीलिए किताब में दोनों के बारे में एक ही साथ दिया गया है। और कोई? यस, और अभी सोनी कुछ बोलना है, माइक चालू करके बोलो बेटा। सर आप ज्योमेट्री का और ज्योग्राफी का पीपीटी भेज देना। अरे अभी कौन सा पीरियड चालू है बेटा? मैडम से पूछो क्या बोलना है मैडम से, वो मुझसे बाद में बात करना। मैडम से कुछ पूछना है तो वो पूछना है। इस पाठ बाद में बात करूंगा 11:30 बजे के बाद मुझसे बात करने का। अभी जो मैंने कुमार पूछो। हाँ, नदियों के बारे में जो बताया ना मैंने, जल संरचना जो बताया मैंने, ब्राजील की और भारत की जल संरचना, उसके अंतर्गत मैंने नदी बताया, अपवाह तंत्र बताया, और ब्राजील की मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, लेकिन 2 नदियां एक साथ दी गई हैं, उसके बारे में बताया। उसके बाद गंगा नदी, यमुना नदी, अपनी भारत की बहुत सारी नदियां हैं, उसके बारे में बताया। अगर उन सब के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए।
ओ सोन नदी क्या है? सोन नदी, सुन नदी, सोन सोन। सोन नदी, हाँ, सोन नदी मैंने बताया आपको। इसमें लिखा है इधर, हाँ, इसमें लिखा है टीचर, किसमें लिखा है? ये आपको डायग्राम में लिखा है, भारत के डायग्राम में। भारत के डायग्राम में मैंने बताया हाँ। था। 1 मिनट देखती हूँ, बताती हूँ फिर आपको। कोसी, ग्रीष्म, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सतलज, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, यमुना, चंबल, रामगंगा, साबरमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सोन नदी। हाँ हाँ, सोन हाँ, नदी। हाँ, ये देखिए यहाँ पर 14 नंबर पे यह दिया गया है। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है अच्छा और पटना के पास गंगा नदी में यह मिलती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अच्छा। यह पटना के पास गंगा में मिलती है, यानी यह भी कौन सी नदी है? हमारे उत्तर भारत से निकलने वाली नदी है, इसीलिए यह गंगा में सम्मिलित होती है। सहायक नदी है। हाँ? और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना? नहीं नहीं, गंगा में मिलेगी तो बंगाल की खाड़ी में कैसे गिरेगी? अच्छा अच्छा। गंगा में मिलती है तो गंगा हमारी कहाँ जाती है? गंगा नदी। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू टीचर। हाँ, गंगा नदी हमारी कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी भी जाकर मिलती है, यानी गंगा में मिल जाएगी तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। अच्छा। उसके करण बाद कुमार खेर नगर से पूछो बेटा, करण कुमार खेर नगर। टीचर हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। यानी क्या होता है? क्या चीज? अपवाद। अपवाद। अपवाद तंत्र जो है यह निर्धारित यानी कई जगह से जल मार्ग के अनुसरण करते हुए, यानी जल मार्ग अपने साथ लेते हुए बहते हुए जल द्वारा, यानी पानी जो बहता है, बहते हुए जल द्वारा जो तंत्र बनता है, यानी जो उसके अंतर्गत क्रिया बनती है, एक तरह से कभी कभी लहरें बनती हैं, कभी उछलती हैं, कभी सामान्य रहती हैं, तो इस तरह जो एक प्रकार का तंत्र बनता है उसे ही अपवाद तंत्र कहते हैं, या नदी की जल प्रणाली या नदी प्रणाली इसे कहते हैं। ओके ओके टीचर, थैंक यू टीचर। हाँ ठीक है, शुरू मैडम में इसके बारे टाइम में हो गया है, हाँ सर जी। समय समाप्त हो चुका है मैडम। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं, हो गया, बहुत सारे 2-3 बच्चे और है तो रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो अच्छा, आप अभी समापन कर दीजिए मैडम। ठीक है सर। कैसा रहा वीडियो? ठीक है, अब बच्चों को कुछ होमवर्क देना है तो दे दीजिए मैडम। हाँ, अभी होमवर्क यानी आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिख डालिए। इसके साथ साथ जो मैंने कुछ समानता शब्द बताया, कावेरी की महागोद में, ब्रह्मा की गंगा, और अरब सागर में मिलने वाली नदी जो बताया, ये तीनों चीज जो है मुख्य रूप से लिख कर याद कर लेना अच्छे से। बस यही आप लोगों का होमवर्क है, गृह कार्य। ठीक है।